नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बंगाल में चुनाव है, इसलिए चुनाव का अखाड़ा सज गया है। पॉलिटिकल पार्टियां तो इस अखाड़े में पार्टिसिपेट कर ही रही हैं, लेकिन चुनाव के ऐन पहले ईडी और सीबीआई भी पार्टिसिपेट कर रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि विद्रोह की धरती, बगावत की धरती, नेतृत्व की धरती, आंदोलन की धरती बंगाल एक बार फिर आंदोलन के लिए व्याकुल है। हम आपको तीन महत्वपूर्ण किस्से बताने जा रहे हैं। दो किस्सा बंगाल का है, दोनों किस्से में मुख्यमंत्री हैं, और एक किस्सा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है, जिसमें मुख्यमंत्री तो नहीं सीधे प्रधानमंत्री है। और तीनों किस्से के केंद्र में आंदोलन या सीबीआई। तो शुरू करते हैं बंगाल से। ईडी का छापा हुआ आईपैक पर ममता बनर्जी ईडी के छापेमारी के दौरान ही ईडी आईपैक के कार्यालय में पहुंचती है, एक फाइल और एक पेन ड्राइव लेकर निकलने में कामयाब हो जाती है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी ममता बनर्जी के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को चुराना चाहती है बीजेपी के लिए। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला तस्कर घोटाले में हम आईपैक पर छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दोनों मामले में आईपैक ईडी के रडार पर है। महत्वपूर्ण यह है कि आईपैक कार्यालय पर जो छापेमारी ईडी ने की है वो कोर्ट के निर्देश पर की है, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो ईडी काम कर रही है वो कोर्ट के निर्देश पर नहीं, अमित शाह के निर्देश पर कर रही है। पूरा बंगाल सुलग रहा है और कोलकाता में तो मानो राजनीतिक आग लग गई है। हंगामा दर हंगामा, हंगामा दर हंगामा बदस्तूर जारी है। 2018 याद कीजिएगा, उस समय भी सीबीआई केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल में घुस रही थी और बाकायदा सीबीआई को पश्चिम बंगाल में काम करने से रोकने के लिए ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास कर दिया। और उस रिजोल्यूशन का मतलब यह था कि बिना राज्य सरकार के सहमति के कोई भी केंद्रीय एजेंसी प्रदेश में काम नहीं कर सकती है, जो 1946 में गठित सीबीआई के एक्ट के खिलाफ था। खैर, ममता और केंद्रीय एजेंसी के टकराव का ये दो नमूना मैंने आपको दिखाया। इस बार ईडी से लड़ रही है, 2018 में सीबीआई से लड़ रही थी। ममता बनर्जी, या ये कहिए पश्चिम बंगाल की राजनीति की धारा ही कुछ ऐसी है। मुख्यमंत्री भी वहां पर धरना देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पश्चिम बंगाल ने एक ऐसा उदाहरण दिया है इस देश को जहां पर मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए तैयार हो गए थे। यह बात 1960 के दशक की है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार चल रही थी, कांग्रेस सरकार से बेदखल हो गई थी। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार चल रही थी, बांग्ला कांग्रेस और वाम मोर्चा की संयुक्त सरकार थी। बांग्ला कांग्रेस के नेता अजय मुखर्जी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री थे। और वाम खेमे से ज्योति बसु, जो कि 34 साल बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे, वो उस समय उस सरकार में गृह मंत्री थे। यह घटना किसी को भी अप्रत्याशित लग सकता है कि भला कोई मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों आंदोलन करेगा, लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री उसमें माकपा नेता ज्योति बसु थे, जिनके पास गृह मंत्री था, और उनसे मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी की तनातनी चल रही थी। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, ये कहने वाला कौन? अजय मुखर्जी, जो कि राज्य के सरकार का मुखिया है। और अजय मुखर्जी सचिवालय में इस बात के लिए धरना पर बैठ गए कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। अपने ही सरकार के गृह मंत्री के खिलाफ अजय मुखर्जी धरना दे रहे थे। ये एकमात्र उदाहरण आपको कहीं और नहीं, पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना पर बैठी हैं, हालांकि वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए धरना पर बैठी हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए धरना पर बैठने का उदाहरण अरविंद केजरीवाल का भी है। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पर कभी और चर्चा की जाएगी। हम ये बताने चले थे कि बंगाल किस तरीके से आंदोलन की धरती है, विद्रोह की धरती है, विरोध की धरती है, जहां पर मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ जाता है, और जहां का मुख्यमंत्री
उस केंद्रीय ढांचा को चुनौती दे देता है, जिस केंद्रीय ढांचा के अंतर्गत 1946 में सीबीआई का गठन हुआ, जिसको पूरे देश में किसी भी संवेदनशील मामले की जांच करने का अधिकार है, उसके बारे में, उसके खिलाफ है। बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जिसने प्रस्ताव पारित कर दिया, कहा कि नहीं, बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप बंगाल में नहीं आ सकते हैं। लेकिन बात जब सीबीआई की चली है तो एक और घटना मैं आप लोगों को बताता हूं। 3 अक्टूबर 1977, तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 1977, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पहुंचती है इंदिरा गांधी के आवास पर। वो आवास है 12 विलिंगटन क्रेसेंट, दिल्ली का ये पता याद रखिएगा, 12 विलिंगटन क्रेसेंट, जिसे आज मदर टेरेसा क्रेसेंट के नाम से जाना जाता है। 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी वहीं शिफ्ट हो गई थी, वहां पर उनके मित्र मोहम्मद यूनिस रहा करते थे, उन्हीं के आवास में इंदिरा गांधी शिफ्ट हुई थी। इस आवास पर 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई पहुंचती है इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए। और गिरफ्तार करना किस मामले में था? जीप घोटाला में। सीबीआई तकरीबन वहां पर दोपहर में पहुंचती है पूरे दल बल के साथ। सीबीआई की मुलाकात होती है इंदिरा गांधी के सचिव आर.के. धवन से। आर.के. धवन पूछते हैं कि किस मामले में मिलना है। सीबीआई के अधिकारी कहते हैं कि आपको नहीं बताएंगे, वो मैडम को ही बताया जा सकता है। आर.के. धवन कहते हैं कि बैठिए, बैठने का इशारा करते हैं और आर.के. धवन अंदर कमरे में चले जाते हैं। सीबीआई के अधिकारियों को दोपहर में वहां पर पहुंचे थे, तकरीबन 3 घंटे वहां पर बैठना पड़ा। 5 बजे इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात कैसे हुई कि इंदिरा गांधी ने अपने कमरे में सीबीआई के अधिकारियों को बुलवाया और सीबीआई के अधिकारी को ऐसा कहा जाता है, क्या बात हुई ये तो इंदिरा गांधी जाने और सीबीआई की जो अधिकारी उस समय थे वो जाने, लेकिन ये चर्चा है कि इंदिरा गांधी ने सीबीआई के अधिकारियों को इस बात के लिए जोर दिया कि आप मुझे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करें। अब आप कहिएगा कि ये 3 घंटे हो क्या रहा था? दोपहर में पहुंची सीबीआई, 5 बजे इंदिरा गांधी से मुलाकात होती है और तकरीबन 6 बजे के आसपास में इंदिरा गांधी को लेकर सीबीआई निकलती है और कुछ ही चंद घंटों में इंदिरा गांधी छूट भी जाती हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण 3 घंटा उस समय हो क्या रहा था? जानकार बताते हैं कि उस समय देश दुनिया के तमाम मीडिया कर्मियों को फोन किया जा रहा था, कॉल किया जा रहा था कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जीप घोटाले में गिरफ्तार हो रही हैं, खबर कवर करने आइए। इंदिरा गांधी इस बात को बखूबी जानती थी कि अगर जो हथकड़ी पहनाकर मुझे गिरफ्तार किया गया और ये खबर अखबार के पहले पन्ने पर छपेगी तो इंदिरा विरोध में सुलग रहे जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जनता हो जाएगी। सहानुभूति कैसे बटोरा जाता है वो इंदिरा गांधी बेहतर जानती थी। लेकिन एक प्रश्न अभी भी आपके मन में होगा कि ये जीप घोटाला था कौन सा जिसके आरोप में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा था? वो जीप घोटाला था, रायबरेली चुनाव के लिए 100 जीप खरीदा गया था, जो जीपें पार्टी फंड से नहीं बल्कि उद्योगपतियों के जरिए खरीदा गया था। घपला क्या था? रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए जो जीप खरीदा गया था, उस समय ये जीप किसी पार्टी फंड से नहीं बल्कि उद्योगपति के जरिए खरीदा गया था। और इसी जीप खरीदारी के स्कैम में इंदिरा गांधी को 3 अक्टूबर 1977 को गिरफ्तार की और गिरफ्तार करने के चंद घंटे बाद ही इंदिरा गांधी बाहर चली आई। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद जो सहानुभूति की लहर इंदिरा गांधी के समर्थन में पनपी, उस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर 1980 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ दिल्ली की सत्ता पर दोबारा काबिज हो गई। हम आपको बताना चाह रहे थे इतिहास के उन घटनाओं को कि कैसे बड़ी बड़ी हस्तियां सीबीआई और ईडी से टकराती रही हैं और उस टकराव के बाद उनके पक्ष में माहौल बनता रहा है। ममता बनर्जी इस बात को बखूबी जान रही है कि ईडी जो कर रही है, ईडी का भी जो भी काम है वो उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में है। बावजूद इसके अगर जो दिल्ली से लेकर कोलकाता की सड़कों पर तमाशा खड़ा किया जा रहा है तो उस तमाशे के पीछे की जो वजह है वो वजह यही है कि 2026 के माफ कीजिएगा, मार्च अप्रैल में
पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी इस बात का माहौल बनाने के लिए तैयारी कर रही है कि ईडी के इस कार्रवाई को इस तरीके से लोगों के बीच में रखा जाए कि ममता बनर्जी को केंद्रीय एजेंसियां चुनाव लड़ने से रोकना चाहती हैं। इंदिरा गांधी 3 घंटे तक ये कोशिश करती रही कि लोगों के बीच में यह मैसेज जाए कि मोरारजी देसाई की सरकार इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करना चाहती है। क्योंकि भ्रष्टाचार का जितना बड़ा आरोप इंदिरा गांधी पर लग रहा था, जनता की नजरों में वो आरोप बहुत बड़ा था ही नहीं। और ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है कि ईडी जिस मामले में कार्रवाई कर रही है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या कोयला तस्कर का मामला हो, उन दोनों मामलों से आम जनता को सीधे सीधे कोई लेना देना है ही नहीं। लिहाजा इस बात को तरीके से अगर जो रखा जाए कि केंद्रीय एजेंसी ममता बनर्जी को या केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, तो जनता इस बात को भली भांति मान लेगी और उसके बाद जो सहानुभूति की लहर सवार होगी, उस लहर के आसरे चौथी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता आसान हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम इस तरीके की तमाम रोचक घटनाओं को आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।